Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing CSIR NET December 2019 Part C, and we are discussing question. Right now we are on the blood group question. So question says individual in the population are divided into various blood groups based on the set of the enzymes. So हम लोग को column X में हमें blood groups दे रखे हैं, column Y में enzymes दे रखे हैं. We have to find out which combination is not correct. Okay. So अब जैसा कि इसमें हम जानते हैं आरबीसी जो सेल होता है उस पे हमारे को फ्रेमवर्क शुगर होती है जो आप जानते हैं। फ्रेमवर्क शुगर कौन सी होती है? तो पहले आता है हमारे पास ग्लूकोज, देन उसके बाद आता है गलेक्टोज, देन उसके बाद आता है हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, देन उसके बाद आता है हमारे पास गलेक्टोज एंड देन इससे जो जुड़ा होता है दैट इज फ्यूकोज। ठीक है, तो दैट इज अ फ्रेमवर्क शुगर। ये फ्रेमवर्क शुगर जो होती है वो सारे ब्लड ग्रुप में होती है, चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो। और ये फ्रेमवर्क शुगर का ट्रांसफर करने का काम, फ्रेमवर्क शुगर को बनाने का काम कौन करता है? दैट इज फ्यूकोज ट्रांसफरेज। तो ये हमारा फ्यूकोज ट्रांसफरेज जो होता है सारे फ्रेमवर्क शुगर में यूज होता ही होता है। ठीक है, एंड सो चाहे ए ब्लड ग्रुप हो, फ्यूकोज ट्रांसफरेज तो सब में ही आएगा। ठीक है, एंड द सेकेंड ब्लड ग्रुप ए के साथ कौन सा एक अलग ग्रुप ब्लड ग्रुप जुड़ जाता है? दैट इज एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, दैट इज सेकेंड। बी के संग जुड़ जाएगा गैल ट्रांसफरेज। ए के संग ये होगा सेकेंड बी, थर्ड बी। ओ के संग सिर्फ फ्रेमवर्क शुगर वाला आएगा फ्यूकोज ट्रांसफरेज। तो कॉम्बिनेशन ए देखते हैं, ए करेक्ट है। बी देखते हैं, बी के संग 1 एंड थर्ड है, करेक्ट है। थर्ड ए बी के संग 1 2 3 करेक्ट है, एंड ओ के संग जो है वो रॉन्ग है। तो आंसर इज फोर्थ। Moving on to the next question. In an organism, A plus allele governs grey color. So A plus allele जो है हमारा ग्रे कलर की बॉडी देती है, एंड वायलेट्स म्यूटेंट जो है हमारा रेसेसिव फॉर्म है, म्यूटेंट फॉर्म जो है उसका वो देती है येलो कलर बॉडी। ठीक है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ द बी प्लस एलील जो है वो हमारा लॉन्ग एंड थिक देती है, थिन हेयर देती है, एंड बी जो होती है वो शॉर्ट एंड थिक देती है। ठीक है, द एलील्स ए प्लस बी प्लस, ऑब्वियसली ए प्लस जो है एंड बी प्लस जो है वो डोमिनेंट है ओवर ए एंड बी, राइट? जीनोटाइप एन इंडिविजुअल विद अ जीनोटाइप हैज अ पैच, यहाँ पे देखेंगे पैच है, ठीक है, ऑफ येलो सेल्स विद अ शॉर्ट एंड थिक है, मतलब रिसेसिव कंडीशन का पैच आया है यहाँ पे, पूरा सेल में नहीं पैच आया है। इसका मतलब कुछ जो सेल्स हैं वो शो कर रहे हैं। हमारी जो नॉर्मल कंडीशन क्या है, येलो पैच आया विथ शॉर्ट हेयर, मतलब जो हमारा रेसेसिव कंडीशन थी, रेसेसिव वाली, वो शो की है। बट जो हमारा नॉर्मल इंडिविजुअल है उसमें कौन सी कंडीशन शो होगी? ए प्लस बी प्लस, या फिर जो भी डोमिनेंट वाली कंडीशन थी, मतलब हो गया इसमें हो गई दैट इज ग्रे एंड लॉन्ग थिन हेयर। ठीक है, बट कुछ पैचेस में हमें ये शो हो रहा है कि येलो एंड शॉर्ट थिक हेयर है, उसकी कंडीशन क्या है? तो जो जब ऐसी कंडीशन होती है कि कोई पैच होके फ्यू हमारे जो, तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो जनरली ये जो कंडीशन बताई गई है कि पैच मिला है येलो एंड शॉर्ट थिक हेयर का इंडिविजुअल में, और इंडिविजुअल का पूरा जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग है, बट एक पैच है, तो ये जो कंडीशन होती है वो सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से होती है। देखिए नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस में देखिए बिल्कुल वो ट्रेट ही चला जाता है, वो डिफरेंट ही कॉम्बिनेशन आता, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। ट्रांसलोकेशन में हमारे करेंगे ना फ्यू, तो हमारा डिफरेंट ट्रेट निकल के आता, सेम ट्रेट नहीं आता जो रिसेसिव कंडीशन में है, डिफरेंट लॉस होता है या गेन होता कोई करेक्टर का, तो ये नहीं हो सकता। म्यूटेशन जो हुआ है एलील का ए प्लस और बी प्लस एलील का इन द सोमैटिक सेल्स, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि रेसेसिव कंडीशन निकल के आई है। अगर म्यूटेशन होता तो कुछ अलग ही ट्रेट होता, या कुछ डोमिनेंट का होता, कुछ रिसेसिव का होता। यहाँ पे हुआ है कि दोनों ही रिसेसिव वाले करेक्टर निकल आए हैं, तो ये जो कंडीशन जनरली देखने को मिलती है वो हमारे सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से मिलती है।
So moving on to the next question, a kanamycin mutant type MT strain of Cladomonas that was resistant to the antibiotic kanamycin resistant and herbicide resistant were crossed with the wild type. तो पहले resistant वाला बना लेते हैं. तो that is MT kanamycin resistant and PPT resistant was crossed with MT mutant kanamycin sensitive and PPT sensitive. ठीक है. एंड जितने भी हमारी नंबर ऑफ प्रोजेनीज आए, ये हमारे को प्रोजेनीज दे रखे हैं. नंबर ऑफ द प्रोजेनीज जो आए हमारे दैट इज टोटल 20 टेट्राड्स है. ठीक है. 20 टेट्राड्स आर एनालाइज्ड फॉर द वर्क. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर मेड. तो हमें पहले बेसिकली देखना है कि कौन सा इनहेरिटेंस है. टाइप वो न्यूक्लियर है, साइटोप्लाज्मिक है. तो अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में जो कैनामाइसिन रेजिस्टेंस है वो देखिए आप वैसा की ही वैसा रहा है. सारे प्रोजेनिस में कैनामाइसिन रेजिस्टेंस ही आया है. सो कैनामाइसिन रेजिस्टेंस आया, इसका मतलब है ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से आया है. क्लोरोप्लास्ट दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि सब में सेम है, सब सारी प्रोजेनीज में सेम इन ऑल प्रोजेनीज. ठीक है. एंड नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेनिस के संग देखिए तो ये आया है एमटी के संग पीपीटी रेजिस्टेंट जो कि हमारा पेरेंटल है. ये एमटी के संग पीपी रेजिस्टेंट पेरेंटल, एमटी प्लस के संग पीपीटी सेंसिटिव ये भी हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे देखेंगे तो आप. एंड देन एमटी प्लस के संग पीपीटी सेंसिटिव ये भी पेरेंटल है. अब यहाँ पे देखिए एमटी के संग पीपीटी सेंसिटिव आया है तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल हो गया. एमटी के संग पीपीटी सेंसिटिव आया है, ये भी हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल हो गया. एमटी प्लस के संग पीपीटी रेजिस्टेंट आया है तो ये भी हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया. एमटी प्लस के संग पीपीटी रेजिस्टेंट आया, ये भी हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल हो गया. तो इसमें हमारे सारे रिकॉम्बिनेंट आए हैं, इसमें हमारे पेरेंटल आए हैं. लेट्स सी इन द थर्ड वन. एमटी के संग पीपीटी रेजिस्टेंट आया, ये हमारा पेरेंटल है. एमटी के संग पीपीटी सेंसिटिव आया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया. एमटी प्लस के संग पीपीटी रेजिस्टेंट आया है, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया. एंड एमटी प्लस के संग पीपीटी सेंसिटिव आया है, दैट इज हमारा पेरेंटल हो गया. तो इसमें 50% हमारा पेरेंटल है, 50% रिकॉम्बिनेंट है. इसमें हमारा ऑल रिकॉम्बिनेंट है एंड इसमें हमारा 100% पेरेंटल है. तो अगर आप देखेंगे तो रिकॉम्बिनेंट भी बन रहा है, दैट मीन्स हमारा ये जो है क्रॉस जो हो रहा है दैट इज न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है. ठीक है, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट. तो इससे हमें ये पता चल गया कैनामाइसिन रेजिस्टेंट वाला जो है वो हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है, बाकी जो है दैट इज फॉर द न्यूक्लियर रेजिस्टेंस. सो स्टेटमेंट ए सेज एमटी एंड पीपीटी आर ऑन द 2 डिफरेंट क्रोमोसोम. यस, तभी तो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम में है, तभी हमारे रिकॉम्बिनेशन वाले प्रोजेनीज बन रहे हैं. B statement says inheritance of the mating type and PPT sensitivity are demonstrating cytoplasmic inheritance. No, ये हमारा शो कर रहा है nuclear inheritance. The inheritance of the kanamycin resistance and sensitivity is demonstrating nuclear. No, ये हमारा शो कर रहा है बल्कि cytoplasmic. The nuclear inheritance is being demonstrated by mating type and PPT sensitivity. Yes, so correct statements हमारा हो गया A and D. Moving on to the next question. यहाँ पे a pedigree shown below depicts that the individual 1 is heterozygous for the dominant disease allele and molecular markers M1 L2. तो यहाँ पे disease allele है individual and यहाँ पे dominant है उससे. तो यहाँ पे जो molecular markers है that is M1 and M2 and for the other it's जो हमारा रिसेसिव है दैट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन. ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, ये हमारी डिजीज कंडीशन है. इसमें हमारे जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं दैट इज M2 एंड M2. ठीक है. सो इसमें हमें ये देखना है कि प्रोजेनीज जो हैं, तो अब देखिए. सो M1 जो है हमारा, M1 जो है वो डिजीज्ड है, तो दैट इज पेरेंटल. M1 जो है हमारा वो है M1 जो देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल है,
मार्कर M2 मार्कर नॉर्मल के लिए यहाँ पे M1 मार्कर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आ गया। देन M1 हमारा डिजीज्ड है तो ये पेरेंटल हो गया। M2 हमारा नॉर्मल है, ये पेरेंटल हो गया। M2 हमारा डिजीज्ड है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया। M2 हमारा नॉर्मल है, ये पेरेंटल हो गया। M1 हमारा डिजीज्ड है, ये भी पेरेंटल हो गया। M2 नॉर्मल है, ये पेरेंटल हो गया। एंड M1 हमारा नॉर्मल है, जो कि ये रिकॉम्बिनेंट हो गया क्योंकि M1 जो है हमारा डिजीज के संग लिंक्ड है। सो हमारे टोटल रिकॉम्बिनेंट जो आते हैं दैट इज 1, 2 एंड 3 आते हैं। एंड टोटल प्रोजेनीज जो है हमारी दैट इज, ये जो है हम ये भी रिकॉम्बिनेंट ही है एक्चुअली। एंड सो 3 to 4 मान लेते हैं। टोटल रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया एंड टोटल प्रोजेनीज जो है हमारी दैट इज इक्वल्स टू 10 है। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3/10 into 100 दैट इज 30%, या फिर अगर हमने 4 उसको माना, वैसे रिकॉम्बिनेंट ही है वो, तो दैट इज इक्वल टू 40%। तो 30 to 40% के बीच में आएगी। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। So the following statement says the two loci diseased and M1 M2 appears to be linked. Yes, क्यों लिंक्ड है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट। अगर लिंक्ड होता तभी ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आते हैं, अगर नहीं है लिंक तो हमारे रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आते हैं, या फिर लिंक नहीं है तो 1:1 का रेशियो आता, तो जो कि नहीं है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे ज़्यादा है। B statement says the recombination frequency between the two loci is 20%. It's not 20% actually, it's 30 to 40%. So ये statement भी हमारा wrong हो गया है। If LOD score comes out to be 3, then it's ensure that the two loci are independently assorting. No, independently नहीं होता है ये, बल्कि linkage शो करता है। अगर score 3 या 3 से ज़्यादा है तो हमारा linkage शो करता है। LOD score less than 1 would have ensured that two loci are linked. No, बल्कि यहाँ पे independently assorted दिखाता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, ये स्टेटमेंट ओनली ए करेक्ट है हमारा। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ओनली ए यहाँ पे आ रहा है एंड सी डी सब रॉन्ग हो गए हैं। दिस इज करेक्ट। बी का अभी डाउटफुल है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मोर देन होना चाहिए था, बट लेट्स सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An individual is having paracentric inversion and in homozygous condition। अगर आप ये देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है। homozygous condition का मतलब ये हो गया हमारा कि जो है ABCFED, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है हमारा मेन, एंड इसमें हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द इन्वर्जन। अगर सीक्वेंस इन्वर्ट हो जाती है तो क्या होगा। और होमोजाइगस कंडीशन दे रखी है, आपको ये बता दें। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन दे रखी है तो हमारा सेम ही रहेगा। अगर आप कुछ भी कर लेंगे, इन्वर्ट कर लेंगे, सेम ही रहेगा, बिकॉज ये होमोजाइगस कंडीशन है। इधर से हमारा इन्वर्जन हो जाए या इधर से इन्वर्जन हो जाए, ऑल गैमीट्स विल रिमेन सेम, ऑल गैमीट्स विल बी सेम। तो हमारा पहला का स्टेटमेंट पढ़े, जनरेशन ऑफ द एसेंट्रिक एंड द डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होगा, नहीं होगा ये क्रोमोसोम, क्योंकि ये होता अगर ये हमारी हेट्रोजाइगोट कंडीशन होती। The recombinants will have long deletion and duplication or may be lethal. No, deletion और duplication तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पैरासिटिक इन्वर्जन है एंड ये हमारा होमोजाइगस कंडीशन में हो रहा है। तो ये हेट्रोजाइगस अगर होता तो हमारा डिलीशन इन्वर्जन होता। ये भी रॉन्ग। द इन्वर्जन विल सप्रेस द क्रॉसिंग ओवर। नो, कुछ नहीं, ये भी है। अगर हेट्रोजाइगस होता तो हमारा होता। ऑल गैमीट्स विल हैव कंप्लीट जीनोम एंड विल सर्वाइव नॉर्मली। यस, क्योंकि वो हमारा होमोजाइगस कंडीशन में पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ है इंडिविजुअल में, तो सारी कंडीशन सेम रहेंगी एंड आंसर इज ओनली डी।